Starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 14 of class 9th English. And we have completed unit number 4, the daffodils. After doing the lesson, we will start the exercise. And in exercise, we have glossary, short questions, and choose the correct option. Now let's start the exercise. We will start with the glossary. Our first word is wandered. Wandered means to walk slowly around to a particular place, often without any particular sense of purpose or direction. wander का मतलब है घूमना. तो इसमें पोइट विलियम्स वुड्सवर्थ जो है वो विदाउट एनी पर्पस और डायरेक्शन वो क्या कर रहा है, घूम रहा है. तो घूमने को कहते हैं, यानी आपका कोई मकसद या कोई ख़ास सिमत ना हो जाने की, आहिस्ता आहिस्ता आप घूमते जा रहे हैं किसी जगह पे, तो उसको वैंडरिंग कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है वेल्स. वेल्स का मतलब है वेलीज, यानी वादी. तो वेल्स मीन्स वेलीज, वादियाँ. तो पोइट ये कहता है कि मैं एक बादल की तरह वादियों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ. होस्ट. होस्ट का मतलब अ ग्रेट नंबर और ग्रुप. तो हमने देखा होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, एक जुर्मट. नेक्स्ट वर्ड है फ्लटरिंग. हमने पढ़ा था फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वो लहरा रहे थे. फ्लटरिंग का मतलब है लहराना. टू मूव लाइटली एंड क्विकली, आहिस्तगी से और तेज़ी से मूव करना, हरकत करना. टू मेक समथिंग मूव इन दिस वे, तो फ्लटरिंग. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेच्ड. स्ट्रेच्ड का मतलब है टू मेक समथिंग लॉन्गर, वाइडर और लूज़र. फॉर एग्जाम्पल बाय पुलिंग इट और बिकम लॉन्गर एटसेट्रा इन दिस वे. तो स्ट्रेच्ड का मतलब फैले हुए. तो वो जो डैफोडिल्स थे, दे वर स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए, तो फैले हुए होना. नेक्स्ट वर्ड है मार्जिन. मार्जिन का मतलब है किनारा, यानी ब्रिंक. तो किनारा किसी चीज़ का, ब्रिंक, एज. तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल और थिंग्स इन अ मोर और लेस स्ट्रेट लाइन. तो मार्जिन का मतलब है किनारे के ऊपर एक लाइन में, सीधी लाइन में. नेक्स्ट है स्प्राइटली. स्प्राइटली का मतलब है पूरी कुव्वत के साथ, एनर्जी के साथ, ज़िंदा दिली के साथ. हमने पढ़ा था स्प्राइटली, ज़िंदा दिली से, गर्मजोशी से, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, यानी पूरी कुव्वत से. तो स्प्राइटली डांस का मतलब है कुव्वत से नाचना. गे का मतलब है खुशी, चीयरफुल. ठीक है, तो एक पोइट और कुछ नहीं, लेकिन क्या हो सकता है, गे हो सकता है, खुश हो सकता है. हैप्पी एंड चीयरफुल, लाइट हार्टेड एंड केयरफ्री, या हैप्पी एंड चीयरफुल. नेक्स्ट वर्ड है जोकंड. जोकंड का मतलब है खुशी वाली, चीयरफुल एंड लाइट हार्टेड. तो जोकंड कंपनी हमने पढ़ा था. जोकंड कंपनी का मतलब है पुरमसरत सोबत या खुशी वाली सोबत. नेक्स्ट वर्ड है गेज्ड. गेज का मतलब है देखना. लुक स्टेडली एट समबॉडी, समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ईदर बिकॉज you are very interested or surprised or because you are thinking of something. तो गेस्ट का मतलब है किसी चीज़ को काफ़ी देर के लिए घूरते रहना, उसको देखते रहना. नेक्स्ट वर्ड है काउच. काउच का मतलब है कंफर्टेबल सीट होती है, या बिस्तर भी आप कह सकते हैं. अ लॉन्ग कंफर्टेबल सीट फॉर 2 or more people to sit on. नेक्स्ट है पेंसिव. पेंसिव का मतलब है सोचते हुए. तो थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, स्पेशली बिकॉज यू आर सैड और वरीड. तो हमने पढ़ा था वेकेंट और पेंसिव मूड, यानी खाली जहन के साथ या सोचते हुए. तो पेंसिव का मतलब है इन अ थिंकिंग मूड, थिंकिंग डीपली, तो सोचते हुए. वेकेंट खाली जहन के साथ, बेख्याली में. एम्प्टी, नॉट बीइंग यूज्ड. नेक्स्ट वर्ड है बे. बे का मैंने अभी आपको बताया था, पार्ट ऑफ द सी, खलीज. खलीज कहा जाता है इसको. और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ वाटर, यहाँ पर बॉडी ऑफ वाटर का वर्ड यूज़ हुआ है इसके लिए. तो खलीज क्या है, इसके लिए जो सही लफ्ज़ है वो है खलीज.
बे खलीज, पार्ट ऑफ द सी। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई या अकेलापन। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजेंट टू मूव और टू मेक सम बॉडी। टॉसिंग, टॉसिंग का मतलब है उछालना। तो समथिंग मूव फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन। तो किसी चीज़ को अतराफ में या ऊपर नीचे उछालने को कहा जाता है टॉसिंग। टॉसिंग का मतलब उछालना। तो वो अपने सरों को उछाल रहे थे डैफोडिल्स अपने स्प्राइटली डांस में। ये थी आपकी ग्लॉसरी। और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कंप्रिहेंशन, रीड आउट द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज़ देयर एनी पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोएम? इफ़ येस, वेयर? क्या इस पोएम में कोई पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की गई है? अगर की गई है तो कहाँ पर? तो हम ये देखते हैं कि इसमें तो बहुत जगहों पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। पर्सोनिफिकेशन है क्या, मैंने आपको पहले बताया था शायद। पर्सोनिफिकेशन का ये मतलब है कि जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाए, यानी जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग या इनएनिमेट आइडिया जो है वो इंसानों की तरह एक्ट करने लगे। मिसाल के तौर पर द सन प्लेज हाइड एंड सीक। सूरज क्या करता है? हाइड एंड सीक खेलता है। तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो इस पोएम में ये देखें, येस द पोएट हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। तीनों स्टैंजाज में इसने यूज़ की है। तो देखते हैं कहाँ पर डैफोडिल्स जो हैं वो इंसानों जैसे काम कर रहे हैं। When all at once I saw a crowd, a host of daffodils. इस स्टैंजा में देखें तो लास्ट लाइन जो है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, लहरा रहे हैं अपने आप को और नाच रहे हैं किसमें? ब्रीज में। तो डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये जो लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, ये जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह एक और स्टैंजा देख लें, द 10,000 I saw at a glance। इसमें देखें टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। इस स्टैंजा में टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो वो अपने सरों को उछाल रहे हैं यानी इंसानों की तरह। तो इसी तरह द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। तो ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन की दी कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वो नाच रहे हैं और यानी डैफोडिल्स नाच रहे हैं। फिर इस तरह वेव्स नाच रही हैं और वो अपने सरों को टॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट एटलीस्ट 2 लाइन्स शोइंग सिमिलीज। यहाँ पर 2 लाइन्स बताएं जो कि सिमिलीज को शो कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था पढ़ाते हुए भी कि सिमिली क्या है, कि सिमिली का मतलब है तशबीह। तो जब भी एज और लाइक का वर्ड यूज़ करके 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है उसको सिमिली कहा जाता है। In a simile, one thing is compared to another of a different kind. Words like as or like are used in the simile. अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ he fought like a lion, तो इसमें like का वर्ड यूज़ हो गया, he को और lion को आपस में कंपेयर किया गया। तो ये तो चीज़ की डेफिनेशन। अब देखें कहाँ पर सिमिली यूज़ हुई है। तो सिमिली यूज़ हुई है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज आर एज अंडर। फर्स्ट है आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये तो मैंने आपको बताया था। लाइन नंबर 1 आपकी, लाइन नंबर 1 स्टैंजा 1 की लाइन 1, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। एज का वर्ड यूज़ हुआ है और पोइट अपने आप को किसके साथ? क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहा है। फिर देखें कॉन्टीन्यूस एज अ स्टार्स दैट शाइन, यहाँ पर अपने आप, यहाँ पर पोइट जो है वो डैफोडिल्स को तारों के साथ कंपेयर कर रहा है, सितारों के साथ कंपेयर कर रहा है जो क्या करते हैं, जो कॉन्टीन्यूस होते हैं या जारी होते हैं, जहाँ तक नज़र जाती है वो होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 2 ये लाइंस हैं जो कि सिमिली को बयान करती हैं। तो दोनों लाइंस में हम देखें यहाँ एज का वर्ड यूज़ किया गया है और 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है। फिर इस तरह देखें, व्हाट डज़ द वर्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन। क्राउड का सही से मतलब क्या है? क्राउड का तो मतलब है
कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन द ओपन। तो हम ये कह सकते हैं कि क्राउड का मतलब है कि लोगों की बड़ी तादाद जो कि एक जगह पे इकट्ठे हों। बट लेकिन इस पोएम में देखें, क्राउड का मतलब है फूलों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि एक जगह पे इकट्ठे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ डैफोडिल्स विच आर गैदर्ड इन द ओपन। तो यहाँ पर क्राउड का क्या मतलब होगा? किसका क्राउड? हुजूम, फूलों का। वैसे क्राउड का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन द ओपन। नेक्स्ट है, वाई डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ टू अ क्लाउड? पोइट अपने आप को एक क्लाउड के साथ या एक बादल के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? तो इस पोएम में पोइट जो है इसकी फर्स्ट लाइन में ही वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को किसके साथ? एक बादल के साथ। तो द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड बिकॉज क्लाउड फ्लोट्स ऑन हाई over the high hills and valleys lonely. The poet is also walking and visiting valleys alone to enjoy beautiful scenes. तो जिस तरह हम ये देखते हैं कि क्लाउड जो है वो अकेले हिल्स और वैलीज़ के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है या घूमता है, उसी तरह पोइट जो है वो भी अकेला वैलीज़ के ऊपर और हिल्स के ऊपर खूबसूरत सीन्स को एंजॉय करने के लिए घूम रहा है। नेक्स्ट है, राइट द मैन आइडिया ऑफ द पोएम। मैन आइडिया मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि नेचर एज अ सोर्स ऑफ प्लेयर इज़ द मैन आइडिया ऑफ द पोएम। कि नेचर जो है या नेचुरल ब्यूटी जो है इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेयर। नेचुरल ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ प्लेयर। तो आप ये कह सकते हैं नेचुरल ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ प्लेयर। ये है इसका मैन आइडिया। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, नेचुरल ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ प्लेयर। नेक्स्ट है, डू यू लाइक दिस पोएम? वाई? क्या आपको ये पोएम पसंद आई है? अगर आई है तो क्यों? तो पर्सनली मुझे तो ये पोएम बहुत अच्छी लगती है। पहली बात इसलिए कि इट इज़ अबाउट नेचुरल ब्यूटी, ये कुदरती खूबसूरती के बारे में है। और नेचर ऐसी चीज़ें जो अपील करती है हमें, हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज इट डिपिक्ट्स नेचुरल ब्यूटी। तो नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई यहाँ पर किसको बयान कर रहा है? आई, तो आई पोइट अपने आप को बयान कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। वो न ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। लॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, खलीज के किनारे के साथ साथ। हेयर दे रेफर्स टू, यहाँ पर दे का वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? क्लाउड्स के लिए, डैफोडिल्स के लिए, हिल्स के लिए या स्टार्स के लिए? तो ज़ाहिर है डैफोडिल्स के लिए। डैफोडिल्स फैले हुए थे ना ख़त्म होने वाली कतार में, खलीज के या पानी की बॉडी के साथ साथ। तो द डैफोडिल्स। नेक्स्ट देखें, द पोइट कुड नॉट बट बी गे। एक शायर और कुछ नहीं तो खुश हो सकता है। इन सच अ जोकन कंपनी, इस तरह की पुरमसरत कंपनी में या सोबत में। हेयर जोकन कंपनी, यहाँ पर जोकन कंपनी जो है वो किसकी कंपनी की बात कर रहा है? किसकी खुशी वाली कंपनी की बात कर रहा है? दोस्तों की। तो यहाँ पर देखिए, रेफर्स टू फ्रेंड्स ऑफ द पोइट। क्या पोइट अपने फ्रेंड्स का बता रहा है कि उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहा है? क्लाउड्स की या डैफोडिल्स की या स्टार्स की? तो डेफिनेटली डैफोडिल्स की कंपनी को वो क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। द पोइट इज़ एंजॉइंग द जोकेंट कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में व्हाट वाज द पोइट डूइंग? पोइट क्या कर रहा है? तो हम ये देखते हैं कि ही इज़ वॉकिंग एमलेसली। वो बग़ैर किसी मकसद की वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। यानी ही इज़ वैंडरिंग ऑल अलोन। राइटिंग अ पोएम, लुकिंग एट द क्लाउड्स या लुकिंग एट द स्टार्स। तो वॉकिंग एमलेसली। नेक्स्ट है लास्ट वन, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। कहता है इस मंज़र ने मुझे क्या दौलत बख्शी। तो ये जो मंज़र मैंने डैफोडिल्स का देखा, इसने मुझे क्या दौलत बख्शी? बाय वेल्थ, यहाँ तो क्या दौलत थी उसके पास? कंपनी की, गोल्ड की, प्लेयर की या मनी की? तो ज़ाहिर है उसको उसने प्लेयर दिया था, खुशी दी थी। जब भी वो केले में था
तो अपनी तन्हाई में इस शो ने या इस मंज़र ने उसको क्या दिया था, प्लेजर दिया था, खुशी दी थी। ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने एक्सरसाइज में हमने ग्लॉसरी की, शॉर्ट क्वेश्चंस की और चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस किए। आपका जो होमवर्क है वो है यूनिट नंबर 4 द डैफोडिल्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देखने हैं और चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस जो अभी हमने लास्ट में किए हैं उनको देखना है। इसके अलावा आपने जो ग्लॉसरी में जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनको देखना है, उनके इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग्स देखने हैं। बल्कि आपने जो आपकी बुक है, बुक के ऊपर आपकी जो ग्लॉसरी है उसको आपने देखना है। उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स इंग्लिश लिखे हुए हैं, लेकिन आपने उनके उर्दू मीनिंग्स भी साथ में देखने हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 35 है। बुक के पेज नंबर 35 पे आपकी ग्लॉसरी है। आपने यूँ करना है कि उसी पे उर्दू मीनिंग्स आगे लिख लेने। इंग्लिश मीनिंग्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं पेज नंबर 35 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स, और पेज नंबर 36 पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस भी हैं। उनमें जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनके ऊपर आपने टिक कर लेना है। हैव अ वेरी नाइस डे।